जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, जहां जन्मभूमि है प्रभु श्री राम की। ये एक लाइन तन मन को रोमांचित कर देती है, लेकिन श्री राम के आदर्शों की हर जगह इसी भारत में हत्या हो रही है। इस देश के हर कोने से आए दिन गूंजने वाली नन्ही परियों की सिसकारियां दिलो दिमाग में सिहरन पैदा कर रही हैं। वासना की ऐसी भूख कि नवजात हो 2 साल, 5 साल, 8 साल या फिर 10-12 साल, ये दरिंदे किसी को नहीं बख्श रहे। घर, स्कूल, बस, ट्यूशन, कोई ऐसी जगह नहीं जहां नन्ही परियां सुरक्षित हों। आखिर इन मासूमों की गलती क्या है? इतना ही कि वे बेटियां हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। एशियन न्यूज के क्राइम फाइल में आज देश की आत्मा को चोट पहुंचाने वाले मसले के साथ हाजिर हुए हैं। गुड़िया, रानी, बिटिया, गुड्डो, बिट्टो, लाडो, ऐसे कई और भी नाम हो सकते हैं, जिससे नन्ही परियां अनमोल मुस्कान बिखेर कर किसी के भी मन को लुभा लेती हैं, जिनकी मीठी मुस्कान पर सारी शिकायतें, दर्द और तकलीफें फना हो जाती हैं। ऐसे में उनके साथ दरिंदगी करने की कोई सोच भी कैसे लेता है? उनके साथ हैवानियत कैसे कर पाता है? देश और समाज में आखिर ऐसी बीमारी कैसे घर कर गई है? ये सोचने वाली बात है। भारत जहां देवी की पूजा की परंपरा है, जहां नवरात्रि के पावन अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, नन्ही बच्चियों को देवी का स्वरूप मानकर उनके चरण पखारे जाते हैं। और यही भारत है जहां नवजात से लेकर 8-10 बरस की नन्ही परियों के साथ हैवानियत की हदें पार हो जाती हैं। देश और समाज को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं सालों साल एकात हो जाती तो मान लिया जाता कि किसी मानसिक विकार से ग्रसित किसी के हाथों से बलि चढ़ गई हो। पर हकीकत यह है कि देश में हर घड़ी खौफ का साया बना हुआ है। जाने कब कहां कौन से परिवार की नवजात गायब हो जाएगी, और जब मिलेगी तो ना जाने उसका क्या हाल होगा। बेटियां हर घर की जीनत होती है, बेटियों से ही संसार चलता है। लेकिन इस देश में वर्तमान में जिस तरीके से बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति ही नहीं, मानव सभ्यता भी शर्मसार हो रही है। जिन बेटियों को आज कदमों तले रौंदा जा रहा है, उनके साथ हैवानियत हो रही है, आज ज़रूरी है कि उनसे लड़ा जाए और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं, जो मानसिक विकृत लोग हैं, उनको सज़ा दिलाया जाए। तो आज के इस क्राइम फाइल में उन्हीं बेटियों पे आधारित यह हमारा क्राइम फाइल्स है, जो चीख चीख के यह कह रही है कि हमें इंसाफ चाहिए। तो देखिए यह क्राइम फाइल्स। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ आरजीकर अस्पताल में जैसी हैवानियत हुई, उस मामले को लेकर भले ही गिरफ्तारियां हो गई हों, लेकिन हकीकत से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है। कोलकाता की ये वारदात महज एक घटना नहीं, बल्कि आईना है कि संस्कारों की धरती कहलाने वाले भारत में दरिंदगी से भरपूर हैवान कैसे भूखे भेड़िए बनकर समाज को खौफजदा कर रहे हैं। 9 अगस्त 2024 की रात हुई दर्दनाक वारदात अंतिम नहीं थी, बल्कि तब से लेकर अब तक इन 1.5 माह के भीतर दर्जन भर से ज्यादा वारदातें देश के अलग अलग हिस्से में हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने और डराने वाली बात यह है कि वासना से भरे भूखे भेड़िए नन्ही मासूमों को अपनी हैवानियत का शिकार बना रहे हैं। कई मासूम जिनके कंठ तक नहीं फूटे थे, जिसने जन्म देने वाली अपनी जननी को पहली बार मां कहकर तक नहीं पुकारा था, हैवानियों को उनकी मासूमियत तक नजर नहीं आई और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाकर वो निगल लिए। दिल और दिमाग को झकझोर कर देने वाली ऐसी वारदात हर रोज हो रही है, जिस पर नकेल कसने का कोई विकल्प अब तक नहीं तलाशा गया। मीडिया एजेंसी पीटीआई ने खुद की खबरों के हवाले से देश भर में रेप केसेस की एक रिपोर्ट जारी की। ये आंकड़ा 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच का है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीने में
देश में 149 रेप केस दर्ज हुए। इनमें सबसे अधिक 93 केस 13 से 18 साल की बच्चियों के साथ हुए। यौन हिंसा का शिकार हुई सबसे छोटी बच्ची की उम्र सिर्फ 18 महीने है। वहीं रेप केस के ज्यादातर मामलों में आरोपी कोई पहचान वाला या फिर रिश्तेदार निकला। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सबसे अधिक रेप के मामले महाराष्ट्र के ठाणे, उत्तर प्रदेश के बलिया और राजधानी दिल्ली से सामने आए। उम्र 0 से 6 वर्ष, वारदातें 15, 7 से 12 वर्ष, वारदातें 27, 13 से 18 वर्ष, वारदातें 51, 18 से अधिक, वारदातें 56। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ 4 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज, हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का जिक्र इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में रेप के कुछ मामलों ने देश को हिला कर रख दिया है। खास तौर पर छोटी बच्चियों के खिलाफ जिस तरह की घिनौनी मानसिकता सामने आई है वो हैवानियत की पराकाष्ठा है। भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में एक महिला। देश में रेप के मामले में 96% से ज्यादा आरोपी परिचित लोग होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। किसी भी युवती या महिला के खिलाफ की जाने वाली इस तरह की घिनौनी वारदातें देश के लिए शर्मनाक है। उस पर जब बात नन्ही परियों की होती है जिन्होंने ठीक से अभी अपने लोगों को भी नहीं पहचाना है, जिन्हें शरीर के अंगों का भी ठीक तरीके से ज्ञान नहीं होता, ऐसी मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले मानसिक तौर पर कितने बीमार होंगे इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। इन अत्याचारों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मौके पर इस बात का जिक्र भी करते हैं, समाज से अपील भी करते नजर आते हैं, लेकिन समाज में दिमागी तौर पर बीमारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए
हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां है, तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकती है। हमने ये भी पक्का किया है कि एफआईआर से थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। इससे तेजी से जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी। साथियों, नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे हैं। पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है। हमें भारत के समाज से इस पाप की मानसिकता को मिटाकर ही रुकना होगा। एक तरफ जहां देश की मासूम बेटियों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार को लेकर आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। देश में इन अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाया गया है, तो वारदातों को अंजाम देने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हैवानियत को अंजाम देने वालों में खौफ नजर नहीं आता, बल्कि अत्याचार की हदें पार होती जा रही हैं। रेप, गैंग रेप के बाद जिस तरह से मासूमों को मौत दी जा रही है, देश के किसी भी खौफनाक मंजर से ये कम नहीं है। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां दरिंदगी की सीमाओं को ना लांघा गया हो। रेप या फिर गैंग रेप की वारदातें आज की बात नहीं है, बल्कि सालों से इस तरह की घिनौनी वारदातों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। पर आज के दौर में विचारणीय ये हो गया है कि देश में हर दिन नहीं बल्कि हर 20 मिनट में रेप या गैंग रेप की वारदात हो रही है। इतना ही नहीं, अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देने के बाद एक मासूम की अस्मत को तार तार करने के बाद उसकी जघन्य हत्या करने तक से दरिंदे बाज नहीं आ रहे। भारत एक ऐसा देश है जहां यूं कहें कि संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से बहुत समृद्ध है, लेकिन आए दिन ऐसे बच्चों के साथ, उन बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ घृणित कार्य हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं शर्मसार करती है। ये कैसे मानसिकता के लोग होते हैं, इनके मनस्थिति क्या होती है उस समय, और उन बच्चों की क्या गलती है जो अभी दुनिया पूरी तरीके से देखे नहीं। इसी चीज़ को लेकर बातचीत करने को लेकर हमारे साथ वर्षा जी हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं और वो लगातार ऐसे काउंसलिंग करते रहते हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे। ये जिस तरीके से देश में हर 20 मिनट में यूं कहे तो एक किसी न किसी के साथ ऐसे काम हो रहे हैं, घृणित कार्य हो रहे हैं, जो बच्चे शिकार हो रहे हैं और जो ऐसे लोग कर रहे हैं वो किस मानसिकता के लोग हैं, उन पे किस तरीके का मानसिक संतुलन बिगड़ा कहें या फिर क्या होता है कि ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बाल
लैंगिक शोषण की बात करते हैं, जिसको हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ बोलते हैं, कि जिसमें 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से किसी के साथ भी इस तरह का लैंगिक शोषण किया जाता है। और ये अपने आप में एक बहुत घृणित अपराध की श्रेणी में आता है। और जो पॉस्को एक्ट है उसके लिए बनाया गया है निर्भया कांड के बाद में। तो कारण ये है कि अगर इसमें हम देखा जाए तो जो लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चिंतनीय बात यह है कि हम विश्व में भारत का 6वां नंबर आता है इन सब घटनाओं में। और हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े ये बता रहे हैं महिला बाल विकास विभाग के कि 56% जो लड़के हैं उनके साथ भी इस तरह का लैंगिक शोषण किया जाता है। तो ये जो लैंगिक शोषण करने वाले ये जो व्यक्ति हैं, वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम में से अपने से सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं और करीबी होते हैं। ये सबसे बड़ा मतलब एक कटु सत्य और डराने वाला सत्य है कि हम जिन लोगों पे विश्वास करते हैं, जो हमारे आसपास हैं, हमारे बच्चों के केयर टेकर हैं, हमारे बच्चों को डांस सिखा रहे हैं, हमारे बच्चों को किसी एक्टिविटी में भाग लेवा रहे हैं, वो ही बच्चों को मोहित करके, जिसको कि हम ग्रूमिंग करना बोलते हैं, कि वो बच्चों को अपने जाल में फंसाते हैं और इस तरीके से काम करते हैं। तो जब इन सब घटनाओं का अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से निष्कर्ष निकालते हैं तो देखते हैं कि इसमें 2 प्रकार की प्रवृत्ति के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जिसको कि हम पीडोफिलिक बोलते हैं। पीडोफिलिक मतलब जिनको बच्चों के साथ इस तरह के कृत्य करने में आनंद का अनुभव होता है, और जो यदि वो पिछले 6 महीने से ज़्यादा वो अगर इस प्रकार के कृत्य में संलग्न माने जाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा आवेग होता है, बहुत ज़्यादा उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स रहती है। और जब हम इनका रिकॉर्ड की स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ये वो लोग हैं जिनके साथ बचपन में कभी ना कभी इस तरह की घटनाएँ हुई थी, जो कभी खुद पीड़ित रह चुके थे। तो वो उस पीड़ा को निकालने का एक रास्ता ढूंढते हैं और वो खुद हिंसक होते हैं, और इस तरीके से वो दूसरे बच्चों के साथ इस तरह की गतिविधियां करते हैं। नंबर दूसरा कि अभी भी भारत में पितरात्मक सत्ता है, तो हम जहाँ भी यौन संबंधों की बात आती है वहाँ पे हम उनको कंट्रोल और नियंत्रण करने की भावना आती है। तो ये वो व्यक्ति हैं कि जो बाहर से बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करते हैं, तो वो आक्रामकता बताना चाहते हैं। वो इस तरह की गतिविधियाँ करके उनको उनकी सेक्सुअल डिज़ायर से कोई मतलब नहीं रहता है, पर वो इस तरह की गतिविधियों को करके वो उस छोटे बच्चे या बच्ची के साथ, इवन किसी वृद्ध महिला के साथ भी अगर इस तरह का कृत्य करते हैं तो उनके अंदर का जो अहम है ना वो संतुष्ट होता है। तो ये एक प्रकार की एक मानसिक बीमारी है। ये भी एक बात है कि कई बार बच्चे ऐसे अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर बताते भी हैं तो उनके पेरेंट्स जो है उस पर बिलीव नहीं करते हैं, मतलब टाल देते हैं। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जब ये 2012 में जब निर्भया कांड के बाद में हमारे छत्तीसगढ़ में भी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और महिला बाल विकास विभाग के साथ हमने काफ़ी कार्यशालाएं आयोजित की गई थी, और बच्चों को हमने सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बताया था कि आपको कोई अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स में टच कर रहा है तो वो असुरक्षित स्पर्श है, लेकिन कोई आपके सिर पर टच कर रहा है तो वो सुरक्षित स्पर्श है। तो आपको अपने 3 साल से 14 साल के बच्चों को कंटिन्यूस इस तरह की साइकोलॉजिकली काउंसलिंग देना होगी। उनको बताना होगी कि अगर कोई आपके इन पार्ट्स को टच करता है, गलत ढंग से टच करता है, नहलाते वक्त टच करता है, आपको चॉकलेट देने के बहाने से टच करता है, तो ये इनएप्रोप्रिएट टच है, असुरक्षित टच है। और उसके लिए सबसे पहले हमको संवाद स्थापित करना पड़ेगा। और संवाद स्थापित करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले माता पिता को अपने बच्चों से बात करना पड़ेगी, स्कूल में टीचर्स को बताना पड़ेगा, एनजीओ और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाए कि हम अपने बच्चे को एक ओपन स्पेस दे सकते हैं। और अगर आपका, तो दूसरी बात है कि आप अपने बच्चे के कम्युनिकेशन को समझिए। कई बार होता है कि बच्चे हमको बोलते हैं कि हमको वो अंकल अच्छे नहीं लग रहे, हम उनके साथ नहीं बैठना चाहते हैं। इवन छोटी बच्ची घर में आती है, कोई पर्टिकुलर अंकल उसको गोद में लेकर बैठते हैं और वो बच्ची बोलती है कि नहीं नहीं वो फलाने मामा या चाचा आएंगे तो मैं नहीं आऊँगी। तो हम बच्चे को रिश्तेदारी का हवाला देकर हम उसको ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सब पे अविश्वास करिए। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप किया गया था।
इस दौरान दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी थी। इस कांड ने देश को झकझोर कर रख दिया। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की परिभाषा भी बदल दी गई थी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था, लेकिन इसके बाद 2013 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया। जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। रेप के मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया था। इन सब के बावजूद सुधार नहीं हो पाया। जब ऐसी घटना होती है, चाहे वो निर्भया के बात हो, अभी हाल फिलहाल में जो कोलकाता में घटना हुई, उसके बाद लोग सड़कों पे आ जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आप क्या मानते हैं, जो कानून बने हैं उस कानून से लोग डर रहे हैं, या फिर ऐसे ही कानून का हवाला देकर, या फिर वो जाते हैं जेल भी जाते हैं, वो छूट के आ जाते हैं और वो लोग जय जयकार भी करते हैं। तो ये कानून को और सख्त होना चाहिए। ऑफ कोर्स, सिर्फ एक दिन मोमबत्ती जलाने से सड़कों में आने से कुछ नहीं होगा। आपको उस लड़की को या उस लड़की के या लड़के के परिवार के साथ खड़े रहना होगा, और दूसरा कानून को बहुत सख्त बनाना होगा, और इतनी मतलब आपको ऐसी सज़ा देना चाहिए कि इस तरह का कृत्य करने से पहले वो व्यक्ति उस सज़ा के बारे में सोचे, जो कि हमारे यहाँ दूसरे देशों में इस प्रकार की सज़ाएं उपलब्ध है कि अगर किसी महिला के साथ या किसी बच्चे के साथ इस तरह से कोई घटनाएं होती है, लैंगिक शोषण का केस होता है, बलात्कार का केस किया जाता है, तो तुरंत उसको सजाए मौत दी जाती है। हमारे यहाँ पहले उसको कुछ दिन जेल में रखा जाता है, फिर उसको जमानत दे दी जाती है, फिर आप लड़ाई करते रहो, तो उससे आपके हौसले अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं ना उसमें। तो हमारे यहाँ जो कानून को है उसको सख्त बनाना होगा और सख्ती से उसका पालन करना होगा। और तीसरा, अभी फिर भी निर्भया के बाद में हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि केसेस ज़्यादा बढ़े। केस नहीं बढ़े हैं, रिपोर्टिंग्स होने लगी है, लोग सामने आने लगे हैं, लड़कियां सामने आने लगी हैं। हमारी जो मैं बहुत सारी कमेटीज़ की सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कमेटी की सदस्य हूँ NGO के माध्यम से, तो अब लोग ये खुल के बात करने लगे हैं। तो वो हमको एक संवाद स्थापित करना होगा, और कानून इतना सख्त बनाना होगा ना कि वो आदमी वो कृत्य को, या महिला, वो इवन 20% महिलाएं भी इस प्रकार के कृत्य करती हैं। और आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसे कई बार होता है क्या है कि कोई ऐसे काम किया, वो जेल गया, कुछ दिन के बाद छूट के आ गया, तो इससे कहीं ना कहीं जो ऐसे मनोवृत्ति के लोग हैं जो कृत्य करना चाहते हैं, उनको क्या हौसला या होती है ना, उनको मालूम होता है कि क्या होगा, हम जाएंगे, पॉकेटमारी किए, कुछ दिन रहे, 3 महीने रहे, वापस आ गए। तो जब तक आपको जो सख्त से सख्त, जिस तरह से मैंने सुना है कि अरब कंट्रीज़ में सामने आपको सज़ा दी जाती है और आपके मतलब बहुत ही बर्बर तरीके से आपको, हाँ, तो वो करने से पहले आपको सज़ा इतनी कठिन करना चाहिए कि आपके मन में वो कुत्सित विचार आए, उसके पहले आपको उसका भयावह परिणाम आपकी नज़रों के सामने दिखना चाहिए। और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मानसिक विकार से पीड़ित होते हैं, वो दूसरों को इस तरह से मतलब सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी मैरिड लाइफ में संतुष्ट नहीं है। आप देखिए 40 साल के 45 साल के लोग इस तरह से कर रहे हैं, जो कि, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो लोग शादीशुदा हैं और वो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। तो इन लोगों की प्रोफाइलिंग करना चाहिए, इनकी प्रॉपर काउंसलिंग करना चाहिए, और इन लोगों को ये समझाना चाहिए कि एक मनोविकार है। और दूसरी बात है, अगर घर में ऐसी कोई घटना हो रही है तो घर की सब महिलाओं को एकजुट होकर उस घर के पुरुष के प्रति अपराध की मतलब कंप्लेंट कराना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम डर जाते हैं, तो जब तक महिलाएं इस चीज़ के लिए एकजुट नहीं होंगी तब तक इसका कोई निदान नहीं हो सकता।
तो बिल्कुल जब तक इसका रिपोर्ट नहीं होगा, जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे उन अपराध के खिलाफ, तब तक इसका कोई समाधान नहीं हो सकता है। आखिर आज जो बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, वो कहाँ सुरक्षित हैं? घर में, स्कूल में, कोचिंग में, या फिर वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सुरक्षित हैं? तो ये वातावरण हमको खुद डेवलप करना पड़ेगा ताकि बच्चे और जो बच्चियाँ हैं वो हर जगह सुरक्षित महसूस करें, और इसके लिए कहीं ना कहीं कड़े कानून का भी प्रावधान होना चाहिए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर पल देश की नारियों को सफलता की नई उड़ान देना चाहते, देश में उनकी ताकत को बढ़ाना चाहते, युवतियों को मजबूत बनाना चाहते, तो महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तरह तरह की योजनाओं पर विचार करते हुए उन्हें क्रियान्वित कर रहे हैं। ये सच है कि आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर नामजद हो चुका है और निरंतर विकास की इस बात का स्पष्ट इशारा कर रही है कि जल्द ही भारत